हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं एमसीयू की पहली थिएटर में रिलीज हुई 2 साल बाद फिल्म शंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। बट अनफॉर्चुनेट ये फिल्म मुंबई सिटी में रिलीज नहीं की गई है, इसलिए मैंने इस फिल्म को वापस जाकर देखा है और अभी तुरंत आकर मैं इस फिल्म का रिव्यू कर रहा हूँ, जिस फिल्म को अगेन अनफॉर्चुनेट के चलते मुझे हिंदी में ही देखना पड़ा है। लेकिन हाँ, फिल्म की हिंदी डबिंग अच्छी है और उसके डब किए गए जोक्स भी, जो कुछ पॉइंट्स पर बुरे लगते हैं, बट क्या कर सकते हैं, हिंदी ऑडियंस को इसी तरीके की डबिंग पसंद है, इसलिए हिंदी डबिंग को लेकर मेरी ज्यादा कंप्लेंट बिल्कुल भी नहीं है। और अब आ जाए फिल्म की कहानी पर, तो फिल्म की कहानी हमें एक्चुअल में दिखाने के लिए तो एमसीयू के यूनिवर्स में कई सारी माइथोलॉजी और एमसीयू के कनेक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाती है, लेकिन फिल्म की कहानी को सिंपल रखते हुए बात उसी की करते हैं जो डिटेल हमें इस फिल्म के ट्रेलर में दी गई है, जिसमें हम शॉन यानी कि शैंग-ची और उसकी फ्रेंड केटी को देखते हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश है और यही लाइफ शैंग-ची भी चाहता था, क्योंकि उसका पास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिसके बारे में ना तो वो किसी से बात करता है और ना ही उस बारे में जिक्र। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जिसमें शैंग-ची को अपने पास को फेस करना ही पड़ता है, यानी कि उसके पिता, बहन और इन चीजों का, जिसे वो कभी भी अपना नहीं समझता। और इसी टीम अप पर हमें ये फिल्म शॉन की लाइफ में क्या उतार चढ़ाव दिखाती है, वो सारी की सारी डिटेल जानने के लिए आपको देखनी होगी फिल्म शंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स, जिस फिल्म की लेंथ सिर्फ 2 घंटे की ही है। लेकिन सवाल निकल कर यही आता है ब्लैक विडो फिल्म के बाद कि क्या आपका समय इस फिल्म के लिए थिएटर में जाकर देना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि ब्लैक विडो फिल्म तो थिएटर में रिलीज नहीं हुई, उसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया गया है। लेकिन इस केस में बात करें फिल्म शंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स फिल्म के बारे में, तो ये फिल्म थिएटर डिजर्व भी करती है या नहीं। चलिए अब उन डिटेल्स पर आते हैं, अगेन बिना किसी स्पॉइलर के। लेकिन अब बनती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की, क्योंकि ऑफकोर्स इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद लाइक तो बनता ही है। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहली बात कि अगर आपने इस फिल्म के ट्रेलर को देखा है और ट्रेलर को ही देखकर आपने अपनी राय इस फिल्म को थिएटर में ना देखने की बनाई है, तो मुझे लगता है आपने बहुत ही बड़ी गलती की है, जिसका ब्लेम सबसे पहले इस फिल्म के ट्रेलर पर जाएगा ही, जो इस फिल्म के साथ बिल्कुल भी जस्टिस नहीं करता। जी हाँ, फिल्म के ट्रेलर में हमें काफी सारी ऐसी चीजें नहीं दिखाई गई है जिनसे ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जा सकता है, यानी कि ये फिल्म एक ऐसी हिडन जेम है जिसे आप थिएटर में ही जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर इस फिल्म की कंपैरिजन एमसीयू की बाकी दूसरी दमदार फिल्मों से की जाए, तो फिर थॉर द रैग्नारोक इसके टक्कर की रहेगी, जिसे डेफिनेटली आपने थिएटर में बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया होगा। तो आई एम डैम श्योर कि ये फिल्म भी उसी फिल्म के मुकाबले की है, जिसमें आप कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही फिल्म अपनी माइथोलॉजी पर फोकस करते हुए हमें कई सारी ऐसी चीजें स्क्रीन पर दिखाती है जो हमें बिलीवेबल लगती है। और ये फिल्म भी उसी राह पर चलते हुए एक और उम्मीद देती है एनिमे फैन को, खास करके ड्रैगन बॉल जी के फैंस को, कि एनिमे के प्रोजेक्ट को अगर लाइव एक्शन में कन्वर्ट करना है तो उन प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। शैंग-ची फिल्म उसका एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसमें से कमी निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो चीज मुझे एज ए फैन बिल्कुल भी नजर नहीं आई। हालांकि कई लोगों की नजरों में फिल्म का सेकंड हाफ थोड़ा वीक है, लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो ये फिल्म बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस और बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ बनाई गई है, जो आपको मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल भी बोर करेगी। लेकिन अब टेस्ट की बात होती है, जिसमें कुछ लोगों का टेस्ट फिल्मों को लेकर बिल्कुल अलग होता है, लेकिन एज ए फैन ये फिल्म आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट और बोर बिल्कुल भी नहीं करेगी, ये गारंटी मेरी रहेगी। साथ ही साथ ये सलाह भी कि आपको ये फिल्म थिएटर में ही जाकर एक्सपीरियंस करनी चाहिए, क्योंकि इस फिल्म को उसी हिसाब से बनाया गया है और ये परफेक्ट कमबैक है एमसीयू के फेज 4 का, जिसकी कमी ये फिल्म बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी करती है और यही बताती है कि ब्लैक विडो फिल्म के बाद एमसीयू के फेज 4 की शुरुआत कितनी अच्छी तरीके से की गई है। बाय द वे, फिल्म में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन भी बहुत ही ज्यादा जानदार है, जो हमें आने वाले एमसीयू के फ्यूचर का बहुत ही अच्छी तरीके से हिंट देते हैं कि फ्यूचर में हमें एमसीयू में क्या होता हुआ नजर आने वाला है। इसके अलावा एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टैब्लिश कर यही बताया जाता है कि अब एमसीयू में ब्लैक विडो पर सोलो फिल्म बन सकती है, तो किसी और कैरेक्टर पर भी, या फिर टीवी सीरीज डिज्नी प्लस पर तो चल ही रही है, जो कि इस फिल्म के मिड क्रेडिट के बाद एक्चुअल में बनता ही है, क्योंकि उस कैरेक्टर को इस फिल्म में जिस तरीके से शैंग-ची के नीचे रखकर दिखाया गया है, उतनी ही दमदार तरीके से उसे पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाकर एक अच्छा हिंट भी दिया गया है कि एमसीयू की तरफ से उन पर नजर रखी गई है। बाकी अगर ऑनेस्टली फिल्म के बुरे पॉइंट की बात करें, तो वो फिल्म का सेकेंड एक्ट नहीं, बल्कि शैंग-ची की बैक स्टोरी की वो प्रिपरेशन थी, यानी कि इसके यंग टाइम की, जिसका पे ऑफ होता हुआ मुझे इस फिल्म में नजर बिल्कुल भी नहीं आया। लेकिन खैर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिसमें अगेन आपकी राय बिल्कुल अलग रहेगी। इसके अलावा अगर कैरेक्टर्स की बात करें, तो नो डाउट सिमू लू का ही नाम इस फिल्म में सबसे ज्यादा ऊपर निकल कर आएगा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जानदार है, जिस कारण से हम उन्हें अब अवेंजर्स की टीम में भी बहुत ही जल्द देखना चाहते हैं, जो कि ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि हिंट ही उस तरीके के दे दिए गए हैं। लेकिन ये फिल्म सिर्फ एक ही कैरेक्टर पर फोकस ना करते हुए हमें एक फिल्म में परफेक्ट टीम वर्क देती है और सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी उसमें 4 चांद लगाने का काम करती है, यानी कि आपको इस फिल्म में कोई भी एक्टर बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा।
करेगा और ऑब्वियसली ऐसा होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि फिल्म का स्केल और कहानी बहुत ही ज्यादा बिलीवेबल है, जिससे आप क्या हर वो शख्स कनेक्ट होगे जो इस तरीके की फिल्मों को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा फिल्म में बाप बेटे की रिलेशनशिप और फैमिली के एंगल्स को भी बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, जो कुछ नया नहीं लेकिन स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा फील करवाता है। और अब जबकि सिमू लू की बात हुई है तो बाकी और दूसरे एक्टर्स का भी नाम आगे आना चाहिए, जिनके बाद अगर किन की परफॉर्मेंस आपको बहुत ही ज्यादा बिलीवेबल लगती है तो वो नाम टोनी चुआ लूंग की है, जिनके कैरेक्टर को लेकर चाइना में कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी और हाँ, इस पूरी की पूरी फिल्म को भी। लेकिन उस तरीके की कंट्रोवर्सी भाड़ में जाए जिससे मुझे कोई भी पर्सनल मतलब नहीं है, क्योंकि फिल्म बहुत ही अच्छी बनाई गई है। और हाँ, टोनी लू के कैरेक्टर की बात करें तो उनका कैरेक्टर मैंडलोरियन तो है ही एमसीयू का, लेकिन कॉमिक बुक का बिल्कुल भी नहीं, जो काफी ज्यादा डिफरेंट है। और ये डिफरेंट आयरन मैन 3 से तो काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब 10 रिंग्स उंगलियों में नहीं बल्कि एमसीयू के यूनिवर्स में 4 आर्म्स में पहनी जाती है। उसके बाद बात करें एक्वाफिना के कैरेक्टर की, तो उनके कैरेक्टर को तो फिल्म में कॉमेडी के लिए ही रखा गया है, जो हमें इस फिल्म में बिल्कुल भी अनोइंग ना करते हुए काफी ज्यादा एंटरटेन करती है। और उनके कैरेक्टर केटी और शॉन के बीच की फ्रेंडशिप भी हमें इस फिल्म में काफी ज्यादा बिलीवेबल लगती है। उसके बाद नाम मीगर जेंग का आएगा, जो इस फिल्म में शॉन की बहन जाइलिंग के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही है। उनका कैरेक्टर भी आपको फिल्म में काफी ज्यादा पसंद आएगा, जिनके कैरेक्टर को भी इस फिल्म में काफी अच्छा बिल्ड किया गया है। बाकी मिचेल यूंग और फाला चेन का कैरेक्टर भी है इस फिल्म में, जिनका रोल तो इस फिल्म में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है काफी ज्यादा इम्पैक्टेबल है, जिस कारण से आपको उनकी परफॉर्मेंस फिल्म में याद रह जाती है। और बाकी बचे जितने भी एक्टर्स अगेन आपको इस फिल्म में बाकी दूसरे एक्टर्स की तरह बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, और ना ही ये पूरी के पूरी फिल्म, क्योंकि एमसीयू की तरफ से बनाई गई ये काफी परफेक्ट सुपर हीरो की ओरिजिन फिल्म है। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग ये भी रहेगा कि जिस तरीके की शुरुआत या फिर कह लो धमाकेदार शुरुआत इस फिल्म में शांग-ची की ओरिजिन से की गई है, उसका फ्यूचर एमसीयू में कैसा रहेगा, क्योंकि शुरुआत ही एक अच्छा इंप्रेशन डालने में कामयाब तो होती ही है अगेन शांग-ची के कैरेक्टर को लेकर, लेकिन उसी तरीके की हाइप को कंटिन्यू करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग भी होता है, जो कि एमसीयू के लिए ज्यादा बड़ी बात है नहीं, क्योंकि हमने ये चीज एमसीयू के यूनिवर्स में कई बार होते हुए देखी है। लेकिन हाँ, कुछ केस में वो चीज अगर कहीं पर फ्लॉप हुई है तो कहीं पर काफी ज्यादा हिट भी। एग्जाम्पल के तौर पर टोनी स्टार्क, स्टीव रॉजर और थॉर जैसा कैरेक्टर हमारे सामने है, जिस लिस्ट में अब डेफिनेटली शैंग-ची भी आएगा, क्योंकि सच में सिमू लू की परफॉर्मेंस इस फिल्म में उतनी ही ज्यादा अच्छी है। और अब परफॉर्मेंस से हटकर आ जाते हैं फिल्म के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट पर, जिसमें मैं फिल्म के डायरेक्शन की बात तो कर ही चुका हूँ, जिसकी तारीफ जितनी करो उतना कम है, क्योंकि ये फिल्म थिएटर में देखने के लिए एक ट्रीट टू वॉच थी, जिसका अगेन पूरा का पूरा क्रेडिट तो फिल्म के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल पर ही जाएगा, जिनकी सोच एज ए राइटर डेविड कैलहम के साथ डायरेक्शन में भी बहुत ही अच्छी तरीके से नजर आती है कि उन्होंने इस दुनिया को कितनी खूबसूरती से हमारे सामने रख दिया है। और मैं चाहूंगा उनका काम एमसीयू के यूनिवर्स में और आगे देखना कि वो ऐसा ही एक्सपेरिमेंट यानी कि ट्रीटमेंट एमसीयू की बाकी दूसरी फिल्मों को भी दे सकते हैं या नहीं, क्योंकि उनके डायरेक्शन में फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कमाल की थी, वैसे ही कमाल फिल्म के कलर भी करते हैं, अगेन फिल्म की फोटोग्राफी और सेट डिजाइनिंग भी, जिसमें और चार चांद लगाने का काम फिल्म का बीजीएम भी करता है। और हाँ, फिल्म की काफी शार्प एडिटिंग भी, जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं होने देती, जिसे लेकर मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बात कर चुका हूँ। यानी कि एमसीयू की तरफ से फिल्म के बजट पर अच्छे खासे पैसे खर्च कर दिए गए, क्योंकि खुद केविन फैगी को भी बिलीव था कि ये फिल्म एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनकर लोगों के सामने निकल कर आएगी, जो कि ये फिल्म है। लेकिन अनफॉर्चुनेट फिल्म के साथ चल रही कंट्रोवर्सी और कोविड का ये टाइम इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर पर थोड़ा बहुत इफेक्ट तो दिखाएगा ही, खास करके चाइना में, जहाँ की मार्केट को ध्यान में रखकर इस फिल्म को बनाया गया था। बाकी एमसीयू की फिल्मों को तो फैमिली को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है, यानी कि ये फिल्म फुल्ली फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म है, जिसे आप अपनी पूरी फैमिली के साथ भी बैठकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करोगे। और बात रही इस फिल्म की कंटिन्यूएशन यानी कि टाइमलाइन की, तो ये फिल्म थैनोस के फिंगर स्नैप के बाद की ही स्टोरी हमें बताती है कि लोग किस तरीके से इस दुनिया में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी एमसीयू की कंटिन्यूएशन तो ये फिल्म लेगी ही, क्योंकि सभी चीजें एमसीयू के यूनिवर्स से कनेक्टेड है। लेकिन एक अच्छी ओरिजिन के चलते ये फिल्म उन लोगों के लिए भी बिल्कुल ठीक है जिन लोगों ने एमसीयू की फिल्मों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया है, और ये चीज भी उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। तो चलिए अब इस फिल्म की बाकी डिटेल में इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की, तो एक्शन के लिए डेफिनेटली बनते हैं 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग, क्योंकि फिल्म में जिस तरीके से एक्शन की कोरियोग्राफी स्काई क्रीपर से लेकर बस और उस होटल में 360 डिग्री के एंगल से की गई है मिरर को दिखाकर, वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। इसी के चलते ये रेटिंग एक्शन के लिए 5 में से 4.5 स्टार की बनती ही है, क्योंकि सच में फिल्म के एक्शन बहुत ही लाजवाब है जो फिल्म में भरे पड़े हैं। इसके बाद बात करें कॉमेडी की, तो हिंदी डब के हिसाब से ये फिल्म मुझे उतना नहीं हंसा पाई जितना मैं इस फिल्म से उम्मीद लगाकर बैठा था, लेकिन फिर भी हिंदी डब के हिसाब से कॉमेडी की रेटिंग बनती है 5 में से 2 स्टार की, और ड्रामा के लिए ये फिल्म 5 में से 3.5 स्टार डिजर्व करती है। आई नो जितनी ज्यादा तारीफ मैंने इस वीडियो में इस फिल्म की है, उस हिसाब से ये रेटिंग ड्रामा में काफी ज्यादा की होनी चाहिए थी, लेकिन ये फिल्म आफ्टर ऑल एक कॉमिक बुक की अडेप्टेशन है, जिसे लिखा और प्रेजेंट बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। लेकिन फिर भी कहानी में हम ज्यादातर तो फोकस बाप बेटे की रिलेशनशिप पर ही देखते हैं,
जो कि नो डाउट अच्छा था, इसलिए ये रेटिंग कहानी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी बात करें फिल्म के सस्पेंस की, तो फिल्म के सस्पेंस डिजर्व करते हैं 5 में से 3 स्टार की रेटिंग। अब आई नो फिल्म काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल रही होगी कई लोगों के लिए, लेकिन अगेन यहाँ पर मैटर करती है फिल्म की प्रेजेंटेशन, जिसमें हमें शुरुआत से ही इतना ज्यादा कुछ दिखाया जाता है जिसे लेकर हमें कहीं ना कहीं डर इस बात का तो लगा हुआ ही रहता है कि फिल्म में जिस तरीके से चीजों को हमारे सामने बहुत ही ग्रैंड स्केल में प्रेजेंट किया जा रहा है, उसे एंड में उतनी ही अच्छी तरीके से समेटा भी जाएगा या नहीं। और उसमें भी ये फिल्म पूरी तरीके से पास होती है, जो किसी सस्पेंस से भरी थ्रिल राइड से कम बिल्कुल भी नहीं थी। इसके बाद आ जाए इसके हॉरर और थ्रिल पर, तो बच्चे तो फिल्म को थिएटर में देखकर थोड़ा बहुत डरेंगे ही, और बड़ों के हिसाब से फिल्म में जिस तरीके से एक्शन दिए गए हैं वो थ्रिल के लेवल की ही है। इसलिए हॉरर को ध्यान में रखकर थ्रिल के साथ साथ मैं इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की कैटेगरी में रखूंगा। जिस रेटिंग से आप बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि ये फिल्म बहुत ही ज्यादा डार्क और हॉरर है, बल्कि इसी हिसाब से देखिएगा कि फिल्म में एक्शन को कितना रियलिस्टिक रखकर इस फिल्म में प्रेजेंट किया गया है, यानी कि कम सीजीआई वर्क को यूज कर जो एमसीयू के यूनिवर्स में होना अभी के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये फिल्म अगेन उस उम्मीद पर पूरी तरीके से खरी उतरती है। बाकी बात करें मासेस ऑडियंस की, तो मासेस ऑडियंस की नजरों में ये फिल्म A+ की कैटेगरी की है, यानी कि मस्ट वॉच। क्रिटिक्स की नजरों में A- की, और मैं इस फिल्म को मासेस ऑडियंस की तरह A+ की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि मैंने इस फिल्म को थिएटर में बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया है, जिसे एक बार थिएटर में देखने के बाद मैं डेफिनेटली इस फिल्म को और 4 से 5 बार थिएटर में देखना चाहूंगा, जो कि अभी की सिचुएशन के हिसाब से पॉसिबल नहीं। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अगले हफ्ते इस फिल्म को एक बार इंग्लिश में तो देखकर आ जाऊं। बाकी बात रही फिल्म की 3D की, तो फिल्म को मैंने 2D में ही देखा है, लेकिन जिस तरीके के विजुअल हमें स्क्रीन पर नजर आते हैं उससे तो डैम श्योर कि ये फिल्म 3D में काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगी, ठीक एक्वामैन फिल्म की तरह। लेकिन खैर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिसमें मैंने इस फिल्म को आपको मस्ट वॉच के लिए रिकमेंड किया है। बट आपकी राय आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपको ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया है, खास करके मेरी मेहनत, तो वीडियो के लिए लाइक तो बनता ही है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल। मिलूंगा आपसे जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।